आज हम इस वीडियो में शून्य करार, शून्य संविदा तथा उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। इसको मुख्यतः हम 4 पॉइंट पे डिज़ाइन किए हैं। पहला, परिभाषा यानी शून्य करार एवं शून्य संविदा की परिभाषा क्या है, करार कब शून्य है, संविदा कब शून्य है और ऐसे शून्य करार या शून्य संविदा का प्रभाव क्या है। अगर इसके हम विधिक प्रोविजन पे जाएं तो शून्य करार को परिभाषित किया गया सेक्शन 2G में, शून्य संविदा को परिभाषित किया गया सेक्शन 2J में। और कोई करार कब शून्य है, इसके संदर्भ में जो भारतीय संविदा अधिनियम में प्रोविजन है वो है सेक्शन 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36 एंड 56(1). इन धाराओं में शून्य करार के बारे में प्रावधान उपबंधित हैं। इसी प्रकार से कोई संविदा कब शून्य हो जाती है, धारा 10 की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, सेक्शन 32, 34, 35 में जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनकी अपेक्षित शर्तें नहीं घटित होती हैं तो फिर नॉट इन्फोर्सेबल हो जाएगी, शून्य होगी। और सेक्शन 56 सब क्लास 2, 56 सब क्लास 2 संविदा शून्य है। प्रभाव, जो शून्य करार एवं शून्य संविदा का जो प्रभाव है वो सेक्शन 65 में है। इसके 2 कंसेप्ट हैं, इसकी अभी हम चर्चा करते हैं। अगर हम डिफिनेशन क्लास पे जाएं सेक्शन 2 में तो 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक वाइड एग्रीमेंट और एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप वाइड एग्रीमेंट की बात करें, शून्य करार की बात करें, तो सेक्शन 2G में एक करार जब विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है तो वह शून्य होता है, ये बात कही गई है। और अगर यही बात संविदा के संदर्भ में देखें, वाइड एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखें, तो सेक्शन 2G ने कहा, 2H ने कहा, 2J ने कहा कि जो संविदा विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। माने एक ऐसी संविदा वो तब शून्य हो जाती है जब वो इन्फोर्सेबल नहीं होती या इन्फोर्सेबल नहीं रह जाती है। अब आप अगर इन दोनों शब्दावलियों का इंटरप्रिटेशन करें, व्याख्या करें, तो क्या बात निकल के आती है, कोई भी शून्य संविदा किन परिस्थितियों में नॉट इन्फोर्सेबल होगी, जब करार शून्य हो या संविदा प्रारंभतः वैध हो किंतु किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो बाद में नॉट इन्फोर्सेबल हो जाए, विधि द्वारा अपरिवर्तनीय हो जाए, तो इस तरीके से ये शून्य हो जाएगी। अब आप देखिए, अगर आप सेक्शन 2G और सेक्शन 2J यानी वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों की चर्चा करें तो दोनों यहाँ पे अलग अलग हैं, लेकिन अगर इसको आप सीधे 65 के साथ जोड़ें यानी इफेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सेक्शन 65 ने दोनों के प्रभाव को एक धारा में कवर किया हुआ है और यही कहती है कि अगर शून्य करार या शून्य संविदा की स्थिति में कोई अग्रिम धन लिया गया है तो वो उसे वापस करना होगा, अथवा जब कोई करार शून्य हो या कोई संविदा जब शून्य हो जाती है या अपरिवर्तनीय हो जाती है तो पक्षकारों को अपने वचनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से जब हम 2G और 2J को 65 के साथ देखते हैं तो ये पता चलता है कि चाहे करार नॉट इन्फोर्सेबल हो या कोई संविदा बाद में नॉट इन्फोर्सेबल हो जाएगी, वो हर एक परिस्थिति में वाइड हो जाती है। अब चूँकि हमारे डिफिनेशन क्लास में 2G और 2J यानी वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो हमें भी ये देख लेना है कि पूरी संविदा अधिनियम में
करार कब शून्य हो रहा है और संविदा कब शून्य हो रही है, यही बात हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। एक बात और देखने की है, ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको आप चाहें तो इसी एक सवाल में जो हमारी जुडिशियल कंपटीशन है या यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित विधि की परीक्षाएं हैं, उसमें ये कई रूपों में सवाल पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप स्टेप पे कोई सवाल कहाँ ख़त्म हो रहा है उसको इंगित करते जाएंगे। अगर सवाल पूरा इस रूप में पूछ लिया गया कि वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट किन परिस्थितियों तो पूरा आएगा, लेकिन अगर कोई एक स्टेप पे पूछ लिया गया तो फिर उतने तक ही सीमित रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अब करार कोई कब शून्य है, प्रोविजन हमें पता हो गया। प्रोविजन क्या है कि सेक्शन 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36 और 56 सब क्लाज 1। इन परिस्थितियों में कोई भी करार अगर किया गया है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा और शून्य होगा। अब हम इसके एक एक सेक्शन की चर्चा कर लेते हैं कि इन धाराओं में आखिर कहा क्या गया है। अगर हम धारा 20 की बात करें, सेक्शन 20 की बात करें, तो जहां दोनों पक्षकार भूल की स्थिति में हो वहां ये करार शून्य होता है। यानी अगर कोई पक्षकार संविदा कर रहा है और दोनों भूल की स्थिति में है, यानी जिस सब्जेक्ट मैटर पे वो पक्षकार करार कर रहे हैं, अगर उस पक्षकार उस फैक्ट के बारे में दोनों भूल की स्थिति में है तो ये संविदा शून्य हो जा, एक करार शून्य हो जाती है। ठीक है, अब एक इसमें एक शर्त लगी हुई है, बशर्ते कि ऐसी जो भूल की विषय वस्तु है वो उस करार के लिए मर्मभूत हो, यानी अत्यंत आवश्यक हो, उसी पे वो करार टिका होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे अगर आप हैं कि ये शून्य हो क्यों जाती है, भूल की स्थिति में कोई करार अगर आप करते हैं तो शून्य क्यों हो जाती है, इसके दो कारण हैं। पहला, करार जो है वो सहमति पे टिका होता है, सम्मति इसके लिए आवश्यक है। सेक्शन 10 में भी बात कही गई है कि प्री कंसेंट होना चाहिए। अब चूंकि जब आप भूल की स्थिति में होते हैं तो इसमें पक्षकारों की जो सहमति है वो अपने आप नष्ट हो जाती है, सहमति का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, सम्मत का कोई मूल्य नहीं रह जाता, एक। और दूसरी, पक्षकार संविदा का उद्देश्य गलत समझ बैठते हैं। चूंकि सम्मत का मूल्य नष्ट हो जाता है, संविदा का उद्देश्य नष्ट हो जाता है, इसलिए भूल की स्थिति में जो करार किया जाता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझें, जैसे ए बी से करार करता है कि वह एक घोड़ा खरीदेगा, बी से एक घोड़ा खरीदेगा, और जिस स्थिति में वो करार करता है उस स्थिति में उस घोड़े की मृत्यु के बारे में ना तो ए को पता है ना ही बी को पता है, इसलिए इस परिस्थिति में ये करार शून्य हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 23 की बात करते हैं, इन परिस्थितियों में कब करार शून्य होता है। सेक्शन 23 कहती है कि अगर कोई उद्देश्य, करार का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है तो वो करार शून्य हो जाएगा। अब कोई करार का उद्देश्य विधि विरुद्ध कब होगा, सेक्शन 23 कहती है 5 बातें। यदि वो विधि विरुद्ध हो, या विधि के उपबंध को विफल करने वाला हो, या कपटपूर्ण हो, या किसी के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला हो, या अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध हो, तो ऐसा उद्देश्य अवैध होता है। और जब किसी करार का उद्देश्य अवैध हो तो वो संविदा, वो करार शून्य होता है, ये सेक्शन 23 कहती है। ठीक है, अगर इसी बात को आप केस लॉ के माध्यम से देखें तो एक महत्वपूर्ण केस है श्रीनिवास बनाम राजा, ये 1951 का केस है। इसमें वादी ने कुछ धनराशि प्रतिवादी को
उसके संतान के विवाहोत्सव यानी विवाह के लिए संपन्न कराने के लिए उधार दिया था, जो बाल विवाह निरोध अधिनियम के द्वारा वर्जित था। यानी एक व्यक्ति होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के बेटे की शादी के लिए कुछ पैसा उधार देता है और वो शादी बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत वर्जित है। ठीक है, न्यायालय ने निर्णित किया कि धन वापस नहीं कराया जा सकता क्योंकि यह करार अविधिमान्य था, यानी ये विधि के उपबंधों को विफल करने वाला था, इसलिए करार शून्य हो गया। इसी प्रकार से सेक्शन 24 कहती है कि अगर किसी करार का एक हिस्सा पार्टली लॉफुल है और पार्टली अनलॉफुल है, यानी अंशतः विधिपूर्ण है और अंशतः विधि विरुद्ध है, किंतु उसे सेपरेट नहीं कराया जा सकता या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, तो वो पूरा का पूरा करार शून्य हो जाएगा। इसी पे हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत आधारित है। कंपटीशन में आता भी है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहाँ पे है, तो सेक्शन 24। इसके साथ जब पृथक्करणीयता का अलग से सवाल पूछ लिया जाए तो सेक्शन 57, 58 और जुड़ जाती है। लेकिन इस आंसर के अकॉर्डिंग सेक्शन 24 का केवल इतना कंसेप्ट है कि अगर किसी करार का एक हिस्सा अनलॉफुल है और एक हिस्सा लॉफुल है, किंतु दोनों को अलग नहीं कराया जा सकता, तो ऐसे पूरे के पूरे करार शून्य हो जाते हैं। अब अगर इसको आप केस लॉ के माध्यम से समझें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, एलिस मेरी हिल बनाम विलियम क्लार्क। एलिस मेरी हिल बनाम विलियम क्लार्क 1905 यानी 1905 का ये केस है। इस मामले में वादी एक विवाहित महिला थी। उसने प्रतिवादी से एक करार किया कि वह उसके साथ एक निश्चित मासिक वेतन पर उसके घर पे रहेगी और उसके साथ वो एडल्टरी की स्थिति में रहेगी, साथ ही वो घर का कामकाज भी यानी गृह सेविका का भी कार्य करेगी। यानी इस मामले में एक महिला होती है जो एक व्यक्ति से करार करती है कि वो उसे निश्चित मासिक वेतन अगर देता रहे तो वो उसके साथ एडल्टरी के भी स्थिति में रहेगी और गृह सेविका का भी कार्य करेगी। करार हो गया। ठीक है, न्यायालय ने विवाद होने पे इस करार को पूरी तरीके से शून्य घोषित कराया, क्योंकि यद्यपि गृह कार्य अच्छा काम है, लेकिन चूंकि प्रतिफल दोनों का एक था, इसे अलग नहीं किया जा सकता था, इसलिए न्यायालय ने इसे सेक्शन 23 के अंतर्गत अवैधानिक माना और इसे शून्य घोषित कर दिया। सेक्शन 24। और इसी बात पे अगर आप देखें तो सेक्शन 24 और 23 समदोषिता के सिद्धांत पे आधारित है, यानी परी डेलिक्टो समदोषिता के सिद्धांत पर आधारित है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। परी डेलिक्टो से आप क्या समझते हैं, तो इसे समदोषिता का सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में सेक्शन 24 के संदर्भ में है और कहा गया है कि जब दोनों पक्षकारों का दोष बराबर होता है तो विधि उनके बीच हस्तक्षेप नहीं करती एवं हानि जहां होती है वहीं रहने देती है। अगर आप कंसेप्ट को देखें तो उस व्यक्ति ने भी सहमति दी एडल्ट्री के लिए और उस व्यक्ति ने भी सहमति दी एडल्ट्री में साथ रहने के लिए, यानी महिला ने भी पुरुष ने भी, दोनों का दोष बराबर है, तो समदोषिता का सिद्धांत अप्लाई हुआ। इसे पृथक नहीं किया जा सकता था, इसलिए न्यायालय ने कहा कि जहां दोनों पक्षकार का दोष बराबर होता हो तो विधि उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि जहां हानि होती है वहीं उसे रहने देती है। इसी प्रकार से सेक्शन 25 की बात आती है तो सेक्शन 25 है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ए वाइड। इसके कुछ अपवाद हैं, यानी किन परिस्थितियों में ये बिना प्रतिफल के करार हो सकता है। तो कुछ अपवाद तो सेक्शन 25 में ही है, जैसे नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के अधीन किया गया करार, भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा के अधीन किया गया करार, काल अवरोधित ऋण की स्थिति में। इसके ये तो 3 जो एक्सेप्शन है ये सेक्शन 25 में है। अगर इसको आप आगे बढ़ाएं तो एक अपवाद सेक्शन 63 में भी मिलता है कि अभिमुक्त या परिहार किए जाने का करार
वो भी बिना प्रतिफल के किया जा सकता है। इसी प्रकार से अभिकरण के सृजन में यानी एजेंसी के निर्माण में भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, और ये धारा 185 कहती 185। इस तरीके से अगर प्रतिफल की बात करें तो प्रिंसिपल 25 में है और एक्सेप्शन इसका 25 में 3, 63 में 1 और 185 में 1। इस तरीके से 5 एक्सेप्शन। अब हम 26 की बात करें, सेक्शन 26 कि विवाह के अवरोधक करार शून्य है। विवाह के अवरोधक करार शून्य है, ठीक है। इसमें दो विचारधाराएं हैं, एक इंग्लिश लॉ का है और एक इंडियन लॉ का कंसेप्ट है। इंग्लिश लॉ में आंशिक अवरोध मान्य है, लेकिन इंडिया में चाहे वो अवरोध आंशिक हो चाहे वो अवरोध पूर्ण हो, हर एक परिस्थिति में विवाह के अवरोधक करार शून्य है। ये आपके कंपटीशन में शॉर्ट नोट में भी आता है, आपके बड़े कंपटीशन में लोअर जुडिशरी या हायर जुडिशरी में प्रॉब्लम बना के आता है, और थोड़ी सी सावधानी अगर बरत दी जाए तो सवाल सही हो जाता है, अन्यथा थोड़ी सी कठिनाई आती है। जैसे जो सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रॉब्लम बेस्ड सवाल बनते हैं, उसमें एक स्थिति है कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो अवरोध हैं, वो आंशिक और पूर्ण की बात तो इंडियन लॉ करती है, लेकिन अगर यही अवरोध इनडायरेक्ट है तो वो विधिमान्य हो जाती है। अगर डायरेक्ट है, चाहे पूर्ण है या आंशिक, तब शून्य होगा। अगर इनडायरेक्ट है तो वो परिवर्तनीय हो जाता है। इसलिए उस डिफरेंस को समझना जरूरी है। हम आपको एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, आप इसके माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक केस हुआ था लतीफ़तुन्निसा वर्सेस शहर बानू बेगम। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लीडिंग केस है, समझने की कोशिश करिएगा। लतीफ़तुन्निसा बनाम शहर बानू बेगम, ये इस मामले में करार यह था कि दो विधवाएं थीं, उनके बीच में करार था कि यदि उनमें से किसी एक विधवा ने करार कर लिया, विवाह कर लिया, माने रीमैरेज कर लिया, तो उसका भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब आप देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल हम आपको बता रहे हैं कि रिस्ट्रेंस अगेंस्ट मैरिज वाइड है। यहाँ दो विधवाएं आपस में करार कर रही हैं कि यदि उन्होंने पुनर्विवाह, उनमें से किसी एक ने पुनर्विवाह किया, तो उनका जो पति की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस का राइट है वो समाप्त हो जाएगा। अब सवाल है कि ये अगर डायरेक्ट है तो शून्य होगा, इनडायरेक्ट है तो परिवर्तनीय होगा। न्यायालय ने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस के माना और कहा कि इस करार को, ये करार विधिमान्य है और इसे परिवर्तनीय कराया। इसी प्रकार से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है राज रानी बनाम गुलाब रानी। राज रानी बनाम गुलाब रानी, ये 1942 का इलाहाबाद का केस है। बिल्कुल सेम था कि इसमें दोनों विधवाओं ने भी यही बात कही थी कि यदि कोई भी पुनर्विवाह करेंगी तो मृतक संपत्ति से अपना हिस्सा खो देंगी। न्यायालय ने इस अवरोध को विधिमान्य माना और कहा कि ऐसा अवरोध अप्रत्यक्ष था, अर्थात विवाह की स्वतंत्रता पे कोई रोक नहीं थी। इसी मत का समर्थन, यानी राज रानी बनाम गुलाब रानी के मत का समर्थन 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद मानक बनाम ऑफिशियल ट्रस्टी, खुर्शीद मानक बनाम ऑफिशियल ट्रस्टी के मामले में भी किया है। इस मामले में बिल्कुल सेम पैटर्न पे था कि एक व्यक्ति करार करता है कि यदि वह गैर पारसी व्यक्ति से विवाह करेगा तो वसीयत में अपना हिस्सा खो देगा। वादी ने गैर पारसी से विवाह कर शर्त को भंग कर दिया था और वसीयत में जो उसका हिस्सा था उसकी भी मांग कर दी। न्यायालय ने
न्यायालय ने निर्णीत किया कि शर्त वैध थी और विवाह पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए इसे विवाह का अवरोधक करार नहीं माना गया। अब सेक्शन 27 की बात आप करें, उसमें है व्यापार के अवरोधक करार शून्य है। ठीक है, अब व्यापार की जब बात आती है तो संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारत के किसी भी भूभाग में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है, या उसको प्रत्येक नागरिक को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है। और यदि ऐसी स्वतंत्रता पर कोई व्यक्ति करार द्वारा हस्तक्षेप या अवरोध करता है तो वह शून्य है। ये एक सामान्य नियम है, और इसी सामान्य नियम को, यानी इसी प्रिंसिपल को हमारी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 27 ने भी कहा कि रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रेड वाइड, व्यापार के अवरोधक करार शून्य है। अब इस सामान्य नियम का क्या अपवाद है? इस सामान्य नियम का एक अपवाद तो धारा 27 में भी है। क्या? गुडविल। कोई भी व्यक्ति अपनी गुडविल का विक्रय कर सकता है, इसका करार कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्शंस की श्रेणी में नहीं है। दूसरी स्थिति क्या है? कुछ न्यायिक निर्णय हैं जिनके माध्यम से उन शर्तों के बारे में बताया गया। इसको आप दो तरीके डिजाइन कर सकते हैं। इस बेसिक प्रिंसिपल का दो अपवाद है, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत और न्यायिक निर्णय के अंतर्गत। इसको हम थोड़ा डीप में इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर आप पूरे वाइड एग्रीमेंट की बात करेंगे तो यहाँ इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस पे शॉर्ट नोट आपसे पूछ लिया गया तो आपको कैसे जो है, इसमें 3-4 केस हैं, बड़े महत्वपूर्ण केस हैं, प्रोविज़न हैं, तो केवल अपने को यहीं तक सीमित कर दीजिएगा तो ये चीज़ें आपकी बढ़। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि जब आप पूरा वाइड एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो इतना डीप इसमें 27 को नहीं करेंगे, लेकिन अगर 27 पे स्पेशली आएगी तो आपको पूरी चीज़ें ना लिख करके फिर 27 पे स्पेशली इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डीप बता दे रहे हैं। तो सेक्शन 27 एक सामान्य परिचय देती है कि एन एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रेड वाइड, व्यापार के अवरोधक करार शून्य है। इसके दो एक्सेप्शन, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत यानी कानून के अंतर्गत और न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत। अब तक विधिक प्रावधान में आप जाए तो सेक्शन 27 स्वयं एक एक्सेप्शन की बात करती है, गुडविल का विक्रय। और पार्टनरशिप में भी इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो पहले गुडविल को आप देखें। गुडविल क्या है? गुडविल की जो परिभाषा है कि गुडविल किसे कहते हैं, इस पे एक बहुत ही लीडिंग केस था, ट्रेगो बनाम हंट। ट्रेगो बनाम हंट ये 1896 का केस है। इसमें गुडविल शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार गुडविल उस ख्याति या प्रसिद्धि को कहते हैं जो व्यापारी अपनी योग्यता, अनुभव और पूंजी व्यापार में लगाकर वर्षों की ईमानदारी एवं तपस्या से बने अच्छे संबंधों का परिणाम है। ये ट्रेगो बनाम हंट के मामले में न्यायालय ने गुडविल को परिभाषित किया कि जो व्यापारी अपनी योग्यता, अनुभव और पूंजी को व्यापार में लगाकर वर्षों की ईमानदारी और तपस्या से बने अच्छे संबंधों को मेंटेन करता है या उसका जो परिणाम निकलता है वही उसकी गुडविल है। भारतीय भागीदारी अधिनियम में सेक्शन 11 सब क्लास 2, 36 सब क्लास 2, 54, 54 एंड 55 सब क्लास 3 में भी जो प्रोविजन उपबंधित है वो व्यापार के अवरोधक करार को विधिमान्य बनाते हैं। यानी इन परिस्थितियों में ये सेक्शन 27 का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। ये तो था लीगल प्रोविजन। जैसा कि मैंने बताया था कि दो अपवाद हैं। अगर आप इसके जुडिशियल पार्ट पे जाएं तो इसमें दो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे व्यापारिक संयोजन। यहाँ से भी एक सवाल आपके बड़े कंपटीशन में आता है
और प्रॉब्लम बन के आता है, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बन के आ गया और इस कंसेप्ट पे काम नहीं हुआ होगा तो थोड़ी सी चूक होने की संभावना होती है। व्यापारिक संयोजन, ट्रेड कॉम्बिनेशन, इसको न्यायालय ने एक केस हुआ था, यशबी फेज एंड कंपनी वर्सेज बॉम्बे आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये 1904 का केस है। एक प्रिंसिपल इसमें लेट डाउन हुआ था, यशबी फेज एंड कंपनी वर्सेज बॉम्बे आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इसके फैक्ट को अगर आप देखें तो इस मामले में बर्फ बनाने वाली कुछ मिलों ने, जो मिल थी, जो बर्फ बनाने वाली फैक्ट्रियां थी, उनके मालिकों ने एक करार किया आपस में कि वह किसी भी बर्फ को एक मिनिमम प्राइस से कम पर नहीं बेचेंगे। एक सदस्यों का आनुपातिक रूप से बर्फ बनाने का करार, यानी जो बर्फ बनाने वाली मिलें थी उन्होंने कहा कि हम एक निश्चित अनुपात में बर्फ बनाएंगे। तीसरा, लाभ प्राप्त करने तथा कुछ जहाज़ों में वह बर्फ ना बेचेंगे, इस बात का करार कर बैठे। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय में न्यायमूर्ति रसल साहब ने कहा कि ऐसा करार धारा 27 की परिधि के बाहर था और इसलिए ये वैध था। इसी प्रकार से एक और प्रिंसिपल था, एकाकी समव्यवहार के करार। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर आप केस लॉ के माध्यम से नहीं जानेंगे तो ऐसे लगेगा कि रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रेड है और ये वाइड हो जाएगा, लेकिन केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग आप देखें तो इसमें ये इन्फोर्सेबल, इस पर 27 अप्लाई नहीं हो रही है। एकाकी समव्यवहार के करार यानी एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स, ये भी इन्फोर्सेबल होते हैं, यद्यपि ये दिखते हैं कि ये व्यापार के अवरोधक हैं। जैसे इस मामले में एक व्यापारी ने पटना शहर के समस्त कंघी निर्माताओं से, जो कंघी है, कंघी निर्माताओं से एक करार किया कि वह जितनी भी अपनी कंघियों का निर्माण करेंगे अपने जीवन पर्यंत, माने जितने भी वो होल लाइफ करेंगे, वह सभी कंघियां उनको या उनके उत्तराधिकारी को ही बेचेंगे, इसके अलावा किसी अन्य को नहीं बेचेंगे। न्यायालय ने ऐसे करार को शून्य घोषित किया क्योंकि यह एकाधिकार बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इसी प्रकार से ये जो कर्मचारियों पर अवरोध है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कर्मचारियों पर अवरोध, इसमें नियोजन की अवधि के दौरान यदि आपने रिस्ट्रेंट किया है तब तो वैध होता है। अगर आफ्टर नियोजन, यानी उस व्यक्ति ने अपनी छुट्टी प्राप्त कर लिया, उसका नियोजन का टर्म खत्म हो गया, तब अगर कोई रिस्ट्रेंट करते हैं तो नहीं होगा। इसको समझने की ज़रूरत है, दोनों पॉइंट को। नियोजन की अवधि के मतलब किसी कर्मचारी पे आप कब अवरोध लगा सकते हैं। कई बार कंपटीशन में प्रॉब्लम पूछी भी गई है, आप इसको देखिएगा। एक केस था चार्ल्स वर्थ बनाम मैकडोनल्ड, चार्ल्स वर्थ बनाम मैकडोनल्ड, ये 1898 का केस है। इस मामले में एक व्यक्ति ने किसी डॉक्टर की सेवा में 3 वर्ष तक सहायक के रूप में रहने हेतु करार किया और यह भी कहा कि इस बीच में वह स्वयं से कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, किंतु वह इस 3 वर्ष के भीतर 1 वर्ष के बाद ही वो डॉक्टर की सेवा से अपने को अलग कर लिया और वो स्वयं प्रैक्टिस भी करने लगा। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा वह व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसके व्यापार पे रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि अभी वो जो नियोजन में था, नियोजन में ही वो अगर 3 वर्ष के बाद जाता तो स्थिति दूसरी होती। क्योंकि 3 वर्ष के पहले ही उसने नियोजन से अपने को अलग किया, इसलिए उसकी संविदा की शर्तें अप्लाई होंगी, 27 अप्लाई नहीं। इसी प्रकार से अगर नियोजन की अवधि समाप्त हो गई है, उसके बाद अगर कोई रिस्ट्रेंट लगाया गया तो क्या होगा। इसके मामले में एक बहुत लीडिंग केस है, ब्रह्मपुत्र टी कंपनी वर्सेज स्कार्थ, ब्रह्मपुत्र टी कंपनी वर्सेज स्कार्थ, ये 1885 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा
कि किसी कर्मचारी को उसकी नियोजन सेवा की अवधि के समाप्त होने के बाद अगर प्रतियोगिता से रोकने का करार करते हैं तो ये शून्य होगा। और उक्त सिद्धांत का अनुमोदन उच्चतम न्यायालय ने निरंजन शंकर गोलीबारी वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, इस केस में इसका अनुमोदन किया। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, वो भी आप समझिएगा कि अगर नियोजन की अवधि की समाप्ति होने के बाद अगर आप कोई अवरोध कर रहे हैं तो वहाँ पे वो अवरोध शून्य हो जाएगा, 27 अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियोजन की अवधि के दौरान, जैसे वहाँ पे वो व्यक्ति स्वेच्छा से चला गया तो शर्त से बंध गया, लेकिन अगर नियोजक ने उसको बिना किसी युक्त कारण के निकाल बाहर किया है तो उस परिस्थिति में फर्दर वो फिर जाकर के कोई दूसरा ऐसा करार कर लेता है जो इन शर्तों से पहले बाउंड था, इन शर्तों से बाउंड वो नहीं होगा और धारा 27 लागू हो जाएगी। अब आप देखिए, और इसी बात को सुपरिंटेंडेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज कृष्णन मुर्गेई, ये 1980 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को उसकी सेवा की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना किसी कसूर के निकाल दिया जाए तो उस स्थिति में कर्मचारी पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं रह जाएगा। इस तरीके से ये कुछ केस हमारे सेक्शन 27 पे थे। इसी प्रकार से सेक्शन 28 की जब बात करते हैं तो 28 कहती है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। रिस्ट्रेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, इसके करार शून्य है। इसमें 2 एक्सेप्शन है। एक है अपील ना करने का करार, ये वैध होगा। और इस बात को लीडिंग केस है इसके संदर्भ में मुंशी अमीर अली वर्सेज इंद्रजीत कोयर, यह है 1871 का केस है। और इसी बात का अनुसमर्थन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनंत दास वर्सेज एश बर्नर एंड कंपनी 1876 के मामले में किया कि कोई भी व्यक्ति जो उस वाद के पक्षकार हैं वो इस बात का करार कर सकते हैं कि न्यायालय का निर्णय जो कुछ भी होगा वह फर्दर उसकी कोई अपील नहीं करेंगे। इसे विधिक कार्यवाही का अवरोधक करार नहीं माना गया। इसी प्रकार से सेक्शन 29 कहती है कि अनिश्चितता का करार शून्य है। अनिश्चितता का करार ये शून्य है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, गुथिंग बनाम लिन, ये 1831 का केस है। इस मामले में एक करार हुआ, एक घोड़ा खरीदा गया और यह कहा गया कि यदि खरीदने वाले ने कहा कि यदि घोड़ा उसके लिए भाग्यशाली साबित होगा तो घोड़े के क्रय मूल्य से 5 पाउंड अतिरिक्त मूल्य देगा। न्यायालय ने इसे अनिश्चितता का करार माना और इसे शून्य घोषित किया। इसी प्रकार से इसी में एक एक्सेप्शन है कि यदि संविदा का कुछ भाग अनिश्चित हो किंतु कुछ भाग या अधिक भाग उसका निश्चित हो तो ऐसी संविदा बाध्यकारी होगी। धारा 30 कहती है बाजी की संविदा शून्य है। बाजी की संविदा शून्य है। अब बाजी क्या है? किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने पर धन या मूल्यवान वस्तु देने का वचन देने को बाजी लगाना कहते हैं। और इसकी सर्वोत्तम परिभाषा न्यायमूर्ति हाकिंस ने कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में दिया, जिसको न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने घेरूलाल वर्सेज महादेव दास के मामले में इसका अनुसरण किया है। अब ये जो शून्य करार का जो चैप्टर था ये खत्म हुआ। अब 2 धाराएं अलग से आती हैं, 36 और 56 सब क्लास 1। 36 कहती है कि असंभव घटना पर आधारित करार शून्य है। जैसे अगर कोई ये करार करे कि जब 2 समानांतर रेखाएं आपस में मिलेंगी तो हम आपको 1000 रुपये देंगे, या ए बी से करार करता है कि अगर 2 समानांतर रेखाएं आपस में मिलेंगी तो उसे 1000 रुपये देगा, ये करार शून्य है।
इसी प्रकार से 56 सब क्लास 1 कहती है कि ऐसा करार जो प्रारंभ से ही शून्य है, माने एक ऐसा करार जो किसी कार्य को करने के लिए है और जो प्रारंभ से ही शून्य है तो वो शून्य होगा। प्रारंभ से ही असंभव है, प्रारंभ से ही असंभव है तो वो शून्य होगा। जैसे जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का करार, ये शून्य है। जैसे आप इस बात का करार कर बैठे कि जो व्यक्ति मर गया है उसे हम जीवित कर देंगे, यानी मृतक को जीवित किए जाने का करार, ये ऐसे करार होते हैं जो प्रारंभ से ही असंभव होते हैं, जिसे न्यायालय ने इसे शून्य घोषित किया। तो इस तरीके से जो हमारा ये 4 भागों में बटा हुआ था परिभाषा, और कोई करार कब शून्य है तो 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 56 ये खत्म हुआ। अब दूसरा जो इसका पार्ट है कि कोई संविदा कब शून्य है, इसके लिए 3 धाराएं 10 की बात करते हैं। अगर 10 सब क्लास 1 की बात करें तो उसमें कहे कि अगर संविदा के लिए वयस्क होना चाहिए, यानी अगर अवयस्क कोई संविदा कर ले तो संविदा शून्य हो जाएगी। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में न्यायालय ने कहा कि माइनर एग्रीमेंट एब इनिशियो वाइड प्रारंभ से ही शून्य होगी। इसी प्रकार से अगर कोई विकृत चित्त करार कर बैठे या तो वो भी शून्य है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति संविदा कर बैठे जो से विधि ने संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ है तो वह भी शून्य है। समाश्रित कॉन्ट्रैक्ट संविदा में अगर हम आए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो सेक्शन 32, 34 एंड 35 इन 3 धाराओं में जो स्पेसिफिक इवेंट हैं, जिन शर्तों पे वो संविदा सृजित की गई है, यदि उन शर्तों का पालन होना असंभव हो जाए या वो शर्तें घटित ना हो तो वो सारी की सारी संविदाएं क्या हो जाएंगी, वो शून्य हो जाएंगी। यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि जिन शर्तों पे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स होना है, अगर वो शर्तें विफल हो जाएंगी तो समाश्रित संविदा शून्य हो जाएगी। इसीलिए सेक्शन 2J में कहा गया है एक ऐसी संविदा जब विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तो संविदा शून्य हो जाती है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैध थी किंतु उन परिस्थितियों में अब वो इन्फोर्सेबल नहीं रह गई, इसलिए शून्य हो जाएगी। 56 सब क्लास 2 कोई संविदा प्रारंभ में शून्य है, प्रारंभ में वैध है किंतु वो कुछ परिस्थितियों के कारण शून्य हो जाती है या असंभव हो जाती है, उनका पक्षकारों का पालन करना असंभव हो जाता है तो वो शून्य हो जाती है। यानी इसी पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का पूरा कंसेप्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है। और इस पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो पैराडाइज बनाम जेन का एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। ये 1647 का केस है जिसमें प्रिंसिपल हुआ, बाद में टेलर बनाम कार्लवेल, क्रेल बनाम हेनरी, सत्यव्रत घोष बनाम मगनी राम, ये सब इसके संदर्भ में लीडिंग केस है। अब हम अंत में इसके प्रभाव की बात करते हैं। हमने शुरुआत में ही इस बात की चर्चा की थी कि किसी शून्य करार या शून्य संविदा का ये इसका इफेक्ट क्या है। तो सेक्शन 65 कहती है कि शून्य करार या शून्य संविदा की स्थिति में 2 प्रभाव होंगे। पहला, पक्षकारों को अब अपने अपने वचनों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 37 कहती है कि जब संविदा वैध हो जाती है तो पक्षकार अपने अपने वचनों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब सेक्शन 65 कह रही है कि अगर कोई करार इन्फोर्सेबल नहीं है या कोई संविदा अब इन्फोर्सेबल नहीं रह गई है तो पक्षकारों को अपने अपने वचनों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि कोई धन अग्रिम लिया गया है, जिसे हम लोग बयाना भी कहते हैं व्यवहारिक बोलचाल में, बयाना दिया गया है, अग्रिम धन की पेशगी दी गई है तो उसे वापस करना होगा। यहाँ पक्षकार उस धन को वापस करने के लिए बाध्य होंगे। इस तरीके से हम आज इस वीडियो में शून्य करार, शून्य संविदा और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा किए। इसमें पूरा सवाल एक साथ भी लिखा जा सकता है। इसमें अगर अलग अलग सवाल जैसे रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रेड, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट मैरिज, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, ये सब अगर टुकड़े में आ गया, अलग अलग शॉर्ट नोट में आ गया तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं,
आप उन केसों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और इसमें प्रॉब्लम बेस्ड भी सवाल आपके जुडिशियल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ये वीडियो कैसे लगी आप इस पर अपना कमेंट लिखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और भी आप इस कंपटीशन से संबंधित वीडियो यथाशीघ्र आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।